सोचिए अगर सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं बल्कि एक सटीक विज्ञान हो। हम एक ऐसा विज्ञान जिसे कोई भी सीख सकता है और अपनी जिंदगी में उतार सकता है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा का विषय कुछ ऐसा ही है। हम सफलता के मनोविज्ञान पर लिखी गई दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक पर बात करने वाले हैं। हाँ, नेपोलियन हिल की वो क्लासिक किताब। सही कहा। और खास तौर पर हम इसके हिंदी अनुवाद प्रैक्टिकल स्टेप्स टू थिंक एंड ग्रो रिच पर फोकस कर रहे हैं। जिससे जो क्रेनोनेग ने 21वीं सदी के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीके से संपादित किया है। और मंजिल पब्लिशिंग हाउस ने इसे प्रकाशित किया है। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। बिना किसी भारी भरकम थ्योरी के इसके दमदार सिद्धांतों का निचोड़ निकालना। यही तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ विचार, एक पक्की इच्छा और सही योजना मिलकर हकीकत में धन और बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि एंड्रू कार्नेगी और नेपोलियन हिल ने मिलकर जो ये सफलता का फॉर्मूला तैयार किया था वो कोई हवाबाई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सदियों पुराने मानव मनोविज्ञान और प्रकृति के उन नियमों पर टिका है जो कभी नहीं बदलते। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये सफलता को कोई जादुई चीज नहीं मानती जो अचानक शून्य से पैदा हो जाए। मतलब कोई अलादीन का चिराग नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये साबित करती है कि सफलता एक बहुत ही व्यवस्थित, वैज्ञानिक और कदम दर कदम चलने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि हम यहाँ कोई ऐसा जादुई मंत्र नहीं सीखने वाले हैं जिसे रातों रात अमीर बना जा सके। सही बात है। ये किताब पूरी तरह से इंसान के स्वभाव और उसकी सोच के काम करने के तरीके पर आधारित एक प्रैक्टिकल गाइड है। और इस पूरी चर्चा की नींव एक बहुत ही शक्तिशाली विचार पर टिकी है। विचार ही वस्तु है, यानी थॉट्स आर थिंग्स। यही वो मूल मंत्र है। दुनिया की हर महान उपलब्धि, हर बड़ा आविष्कार या कोई भी बड़ा व्यापार ले लीजिए, ये सब शुरू में केवल एक छोटे से विचार के रूप में ही जन्म लेते हैं। लेकिन देखिए, किताब यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त रखती है। ये कोई रोजमर्रा का आम और पल भर में गायब हो जाने वाला विचार नहीं होना चाहिए। जैसे हम रोज सोचते हैं कि काश मैं अमीर होता। वो वाला विचार नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक निश्चित उद्देश्य, जिसे डेफिनेट पर्पस कहते हैं, और उसे पाने की एक तीव्र जलती हुई इच्छा, बर्निंग डिजायर से भरा हुआ विचार होना चाहिए। ये जो तीव्र इच्छा या बर्निंग डिजायर का सिद्धांत है, ये पूरी प्रक्रिया का इंजन है। नेपोलियन हिल ने इसे समझाने के लिए एडविन सी बार्न्स की एक बेहद दिलचस्प कहानी बताई है, जो इस बात का सबसे सटीक उदाहरण है। वो कहानी तो मेरी पसंदीदा है। बार्न्स की उस समय की स्थिति की कल्पना करना भी आज के दौर में मुश्किल लगता है। सही कहा। उनके पास ना तो कोई पैसा था, ना ही कोई विशेष शिक्षा और ना ही कोई रसूख। हाँ, और जब वे पहली बार महान आविष्कारक थॉमस एडिसन से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे तो वो देखने में किसी आम घुमक्कड़ या भिखारी जैसे लग रहे थे। लेकिन उनके दिमाग के अंदर एक राजा की सोच चल रही थी। बिल्कुल। उनके मन में एक विचार था, और वो विचार एक हद दर्जे का जुनून बन चुका था। वे एडिसन के यहाँ कोई मामूली नौकरी मांगने नहीं गए थे। उनका बिल्कुल स्पष्ट और एकमात्र लक्ष्य था थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना। और यही वो मोड़ है जो इस कहानी को इतना खास बनाता है। जब बार्न्स ने एडिसन के ऑफिस में कदम रखा तो उन्हें तुरंत कोई पार्टनरशिप नहीं मिल गई। उन्हें एक बहुत ही मामूली सी नौकरी मिली, झाड़ू लगाने या साफ सफाई की। कोई भी आम इंसान वहां निराश हो जाता, लेकिन बार्न्स के अंदर वो तीव्र इच्छा थी। उन्होंने उस मामूली नौकरी को भी एक मौके की तरह देखा। और फिर एक दिन वो मौका आया। एडिसन ने एक नई मशीन बनाई जिसे एडिसन डिक्टेटिंग मशीन कहा गया। उनके सेल्समैन उस मशीन को बेचना नहीं चाहते थे ना? हाँ, उन्हें लगता था ये नहीं बिकेगी, लेकिन बार्न्स ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने एडिसन से कहा कि वे इस मशीन को बेच सकते हैं, और उन्होंने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेचा कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश में उस मशीन को बांटने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यही तो कमाल है। केवल अपने स्पष्ट विचार और कभी हार न मानने वाली लगन के दम पर उन्होंने आखिरकार वो साझेदारी हासिल कर ली। उन्होंने सचमुच सोचकर अपना रास्ता बनाया। अक्सर ये माना जाता है कि जीवन में केवल शारीरिक रूप से दिन रात कड़ी मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। मेहनत जरूरी है, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट होता है कि कड़ी मेहनत से भी पहले दिमाग की एक सही मानसिक अवस्था यानी स्टेट ऑफ माइंड का होना सबसे जरूरी है। बिल्कुल। सफलता के लिए इंसान को धन चेतन या वेल्थ कॉन्शियस बनना पड़ता है। इस धन चेतना का मतलब बहुत गहरा है। इसका सीधा सा अर्थ ये है
कि दिमाग में सफलता या पैसे की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि इंसान खुद को पहले से ही उस सफलता का स्वामी मानने लगे। जब दिमाग पूरी तरह से सफलता के विचार से भर जाता है तो वो हर जगह केवल अवसर देखने लगता है। और इसका एक बहुत गहरा वैज्ञानिक और विकासवादी पहलू भी है। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा और पदार्थ के बेहतरीन तालमेल से बना है। एनर्जी और मैटर। हाँ, ठीक वैसे ही विचार भी ऊर्जा का ही एक बहुत ही सूक्ष्म रूप है। तो जब कोई व्यक्ति किसी एक निश्चित इच्छा पर अपनी पूरी वैचारिक ऊर्जा को केंद्रित कर देता है तो वो उसी प्राकृतिक प्रक्रिया को चालू कर रहा होता है जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। और ये अदृश्य ऊर्जा अंततः ठोस भौतिक वास्तविकता में बदल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। विचारों की ये ऊर्जा कोई काल्पनिक बात नहीं है। और जब हम विचारों की इस तरह भौतिक वास्तविकता में या हकीकत में बदलने की बात करते हैं तो हमारे अवचेतन मन का रोल सबसे अहम हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड। किताब के अनुसार अवचेतन मन दिन रात काम करता है, 24 घंटे 7 दिन। ये एक बहुत ही उपजाऊ जमीन की तरह है। इसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे खतरनाक विशेषता ये है कि ये सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के बीच कोई फर्क नहीं करता। जमीन ये नहीं सोचती कि उसमें गुलाब का बीज बोया गया है या किसी जहरीले पौधे का। उसका काम सिर्फ उसे उगाना है। ठीक वैसे ही अवचेतन मन उतनी ही तेजी से गरीबी, डर और विफलता के विचारों को हकीकत में बदलता है जितनी तेजी से वो अमीरी और सफलता के विचारों को साकार करता है। यहाँ एक बात बहुत ही रोचक हो जाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल आईने के सामने खड़े होकर कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलने से जिंदगी बदल जाएगी। ऑटो सजेशन के नाम पर बस रटना शुरू कर देते हैं। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है जैसे फ्रांस के एक बहुत मशहूर मनोवैज्ञानिक थे, एमिल कू। हाँ, उनका एक फॉर्मूला था जिसे दुनिया भर में लोगों ने अपनाया। हर दिन, हर महीने में मैं बेहतर और बेहतर बनता जा रहा हूँ। लाखों लोगों ने इसे तोते की तरह रटा, लेकिन नेपोलियन हिल स्पष्ट करते हैं कि अगर इन शब्दों के पीछे कोई सच्ची भावना नहीं जुड़ी है, कोई गहराई नहीं है, तो ये पूरी तरह बेअसर है। अवचेतन मन खाली शब्दों को नहीं समझता। बिल्कुल, जब तक उन विचारों में एक गहरी आस्था यानी फेथ और सच्ची भावना का मिश्रण न हो, अवचेतन मन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। उसे केवल भावनाओं की भाषा समझ आती है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं अमीर बन रहा हूं, लेकिन अंदर से उसे डर और शक महसूस हो रहा है, तो अवचेतन मन उस डर वाले विचार को पकड़ लेगा, न कि बोले गए शब्दों को। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम इंसान के दिमाग की इस पूरी मानसिक प्रक्रिया को एक आधुनिक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर के रूप में समझ सकते हैं। जैसे हम रेडियो या वाईफाई पर सही फ्रीक्वेंसी सेट करके अपना मनपसंद गाना सुनते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारा अवचेतन मन उस एंटीना की तरह काम करता है जो असीम प्रज्ञा या इन्फिनिट इंटेलिजेंस से विचारों को ग्रहण करता है और ब्रह्मांड में प्रसारित भी करता है। अगर इसे आज की भाषा में समझें तो ये असीम प्रज्ञा पूरे ब्रह्मांड का एक विशाल क्लाउड स्टोरेज है। सही कहा, क्लाउड स्टोरेज, जहां हर युग के सारे विचार, सारे समाधान और सारी जानकारी सेव है। और जब विचारों में आस्था और गहरी भावनाएं मिल जाती हैं तो विचारों की कंपन दर या वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि वे सीधे इस विशाल क्लाउड स्टोरेज तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी रास्ते में, इस सही फ्रीक्वेंसी तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपनी नकारात्मकता और हमारे खुद के बनाए हुए बहाने होते हैं। ओह, बहाने? नेपोलियन हिल ने 55 मशहूर बहानों की एक पूरी लिस्ट दी है जो लोग अक्सर बनाते हैं। जैसे, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास अच्छी डिग्री होती, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती, या अगर मेरे पास थोड़ा और समय होता। जो लोग जीवन में असफल होते हैं उनके पास हमेशा ये साबित करने के लिए एकदम पक्के, तर्कसंगत और तैयार बहाने होते हैं कि वे क्यों हार गए। इस संदर्भ में एल्बर्ट हबर्ट का एक बहुत ही शानदार विचार साझा किया गया है। उन्होंने क्या कहा था? वे कहते हैं कि यह एक अजीब रहस्य है कि लोग अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए झूठे बहाने गढ़ने में और खुद को मूर्ख बनाने में कितना अधिक समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। बहुत गहरी बात है। अगर वही ऊर्जा वे अपनी कमजोरियों को सुधारने में लगा दें तो उन्हें जिंदगी में कभी किसी बहाने की जरूरत ही ना पड़े। बहानों के इस जाल से बाहर निकलना सबसे पहला कदम है।
जब कोई व्यक्ति बहानों को छोड़ देता है और समाधान की तलाश शुरू करता है, तब उसे अपने दिमाग की सबसे शक्तिशाली मशीन को चालू करना होता है। और वो मशीन है हमारी कल्पना, यानी इमेजिनेशन। कल्पना को इंसान की वो वर्कशॉप या कार्यशाला कहा गया है जहां सारी योजनाएं आकार लेती हैं। दुनिया में जो कुछ भी इंसानों ने बनाना है वो सबसे पहले इसी वर्कशॉप में बना था। हाँ, और कल्पना के दो बहुत ही अलग अलग रूप बताए गए हैं। पहला है सिंथेटिक कल्पना। इसमें इंसान कुछ नया नहीं बनाता, बल्कि अपने पुराने अनुभवों, शिक्षा और पहले से मौजूद आइडियाज को जोड़कर एक नया रूप देता है। जैसे पुराने टेलीफोन और कैमरा की तकनीक को मिलाकर किसी ने स्मार्टफोन का विचार तैयार किया। बिल्कुल। और दूसरा रूप है सृजनात्मक कल्पना या क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो कल्पना है जो सीधे उसी असीम प्रज्ञा या यूनिवर्सल क्लाउड स्टोरेज से जुड़कर बिल्कुल नए मौलिक विचारों को जन्म देती है, जो दुनिया में पहले कभी थे ही नहीं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके पास कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन किताब ये साबित करती है कि महान विचारों की अपनी कोई निश्चित कीमत नहीं होती। विचार ही सबसे बड़ी मुद्रा है। डॉक्टर गुनसॉल्स की कहानी इसका एक बहुत ही बेहतरीन और प्रेरणादायक प्रमाण है। डॉक्टर गुनसाल्स की ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उनके पास भी कोई पैसा नहीं था, जेब बिल्कुल खाली थी, लेकिन उनके मन में एक शानदार कॉलेज खोलने का एक बहुत ही स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य था। उन्हें इसके लिए $10 लाख की जरूरत थी। उन्होंने सालों तक सिर्फ चिंता की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्होंने एक पक्का फैसला किया कि वे एक हफ्ते के भीतर ये रकम जुटा लेंगे। ये एक निश्चित निर्णय था। उन्होंने अपने उस विचार को अपने मन में इतनी गहराई से पाला और पूरे विश्वास के साथ एक चर्च में भाषण दिया। उन्होंने बताया कि अगर उनके पास $10 लाख हों तो वे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्रांति ला सकते हैं। उनकी बातों में इतनी सच्चाई और भावना थी कि भाषण खत्म होते ही श्रोताओं में से एक व्यक्ति उठा और उसने उन्हें मौके पर ही $10 लाख देने की घोषणा कर दी। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि फिलिप आमर थे। एक स्पष्ट विचार और निश्चित लक्ष्य ने वो चमत्कार कर दिखाया जो सालों की खाली चिंता कभी नहीं कर पाई थी। अब इस चर्चा के सबसे चौंकाने वाले और शायद समाज में सबसे कम समझे जाने वाले हिस्से पर आते हैं। यौन ऊर्जा का रूपांतरण या सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। हाँ, अमूमन इस विषय पर खुलकर बात नहीं होती, लेकिन ये किताब इस विषय को बहुत ही वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और सम्मानजनक नजरिए से पेश करती है। ये समझना बहुत जरूरी है। यौन इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली, स्वाभाविक और अदम्य मानी गई है। जब ये इच्छा हावी होती है तो इंसान इसे पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है, जोखिम उठाने लगता है। ये इच्छा तर्क या लॉजिक से नहीं, बल्कि इंसान की सबसे गहरी भावनाओं से संचालित होती है। लेकिन नेपोलियन हिल ये समझाते हैं कि जब इस विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा को केवल इसके शारीरिक रूप से हटाकर, दिशा बदलकर रचनात्मकता, साहित्य, कला, व्यवसाय या किसी महान लक्ष्य की दिशा में मोड़ा जाता है, जिसे ट्रांसम्यूटेशन या रूपांतरण कहते हैं, तो ये एक आम इंसान को जीनियस के स्तर तक ले जा सकती है। तर्क को, उसकी मानसिक फ्रीक्वेंसी को इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वो सीधे उच्च चेतना या असीम प्रज्ञा से आसानी से जुड़ जाता है। ये एक साइकिल को जेट इंजन में बदलने जैसा है। और जब इंसान की वैचारिक ऊर्जा इतनी ऊंची कंपन दर यानी हाई वाइब्रेशन पर पहुंच जाती है तो वो केवल अकेले काम नहीं कर सकता। बड़ी सफलता के लिए उसे और भी ऐसी ही ऊंची फ्रीक्वेंसी वाले दिमागों की जरूरत पड़ती है। और यहीं से जन्म होता है अगले बड़े सिद्धांत का, मास्टरमाइंड। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मास्टरमाइंड असल में दो या दो से अधिक लोगों के बीच ज्ञान और प्रयास का एक ऐसा सिंक या तालमेल है जो पूरे सामंजस्य के साथ किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है। अगर हम इसे ऊर्जा के गणित से समझने की कोशिश करें तो यह सिद्धांत और भी साफ हो जाता है। मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है जो 1.5 वोल्ट की ऊर्जा देती है। अगर आप वैसी ही 10 बैटरियों को सही तरीके से जोड़ दें तो वे मिलकर बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगी। इंसानी दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब कई दिमाग एक बेहतरीन तालमेल के साथ एक ही दिशा में सोचते और काम करते हैं तो 1 और 1 2 नहीं होता, बल्कि 11 हो जाता है। बिल्कुल, वे मिलकर एक तीसरी अदृश्य शक्ति का निर्माण करते हैं जिसे तीसरा मन या थर्ड माइंड कहा जा सकता है। ये तीसरा मन अकेले किसी भी एक दिमाग से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी के उदाहरण इस बात को बहुत अच्छी तरह साबित करते हैं। हेनरी फोर्ड शुरुआत में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन उनकी सफलता की गति तब सबसे तेज हुई जब उन्होंने थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और जॉन बोरोस जैसे महान लोगों के साथ अपना एक मास्टरमाइंड गठबंधन बनाया। उन महान दिमागों की संगति ने फोर्ड की सोच का दायरा ही बदल दिया। इसी तरह एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर आदमी थे, ने खुद माना था कि उन्हें स्टील के बारे में कोई बहुत तकनीकी जानकारी नहीं थी। तो फिर उनकी सफलता का राज क्या था? उनकी पूरी सफलता का असली श्रेय उनके 50 कर्मचारियों के मास्टरमाइंड समूह को जाता था। कार्नेगी जानते थे कि सही दिमागों को एक साथ कैसे जोड़ना है और उनसे बेहतरीन तालमेल कैसे बिठाना है। ये बहुत ही कमाल की बात है। और मास्टरमाइंड का ये कंसेप्ट केवल जीवित लोगों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, किताब के अंत में छठी इंद्रिय यानी सिक्स सेंस और अदृश्य सलाहकारों का एक बहुत ही अद्भुत कंसेप्ट है। इनविजिबल काउंसलर्स। लेखक नेपोलियन हिल की अपनी एक बहुत ही खास आदत थी। वे हर रात सोने से पहले अपनी कल्पना में एक कैबिनेट मीटिंग बुलाते थे। इस मीटिंग में वे राल्फ वॉल्डो एमरसन, थॉमस एडिसन, चार्ल्स डार्विन और लूथर बर्बैंक जैसे इतिहास के महान और सफल लोगों को अपनी कल्पना में एक मेज के चारों ओर बैठाते थे। हिल खुद उस मेज के मुखिया की कुर्सी पर बैठते थे और वे कल्पना में उन महान हस्तियों से संवाद करते थे। जैसे वे डार्विन से प्रकृति को समझने का धैर्य मांगते थे या एडिसन से उनका कभी हार न मानने वाला विश्वास मांगते थे। हिल का मानना था कि इस तरह वे उन महान लोगों के गुणों को अपने अवचेतन मन में ढाल रहे थे। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि ये मानव मस्तिष्क का अपनी कल्पना के जरिए उस असीम प्रज्ञा तक पहुंचने का एक सर्वोच्च स्तर था। ये सचमुच इंसानी दिमाग की ताकत का एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन इन सब शक्तियों, चाहे वो अवचेतन मन हो, कल्पना हो या मास्टरमाइंड हो, का लाभ उठाने के लिए इंसान के अंदर एक बहुत ही बुनियादी गुण होना चाहिए। उसे निर्णायक बनना पड़ता है। डिसाइसिवनेस, फैसले लेने की क्षमता। हिल ने हजारों सफल और असफल लोगों का अध्ययन करने के बाद ये साफ तौर पर बताया है कि जो लोग सफल होते हैं वे बहुत तेजी से निर्णय लेते हैं, और अगर कभी उन निर्णयों को बदलना भी पड़े तो वे उन्हें बहुत धीरे धीरे और सोच समझकर बदलते हैं। इसके बिल्कुल उलट जो लोग जीवन में असफल होते हैं वे एक छोटा सा निर्णय लेने में भी महीनों लगा देते हैं और दूसरों की जरा सी बात सुनकर या किसी के भी ओपिनियन से प्रभावित होकर अपने निर्णय तुरंत बदल देते हैं। इसी निर्णायक बनने की प्रक्रिया के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी दिया गया है, सुनने की आदत। जो व्यक्ति अपना मुंह ज्यादातर बंद रखता है और अपने आंख कान हमेशा खुले रखता है, वही असल में ज्ञान प्राप्त करता है। इस किताब का एक बहुत ही सीधा सा मूल मंत्र है, बताने से पहले करके दिखाएं। अगर कोई व्यक्ति हर समय केवल अपनी योजनाएं दूसरों को बताता रहेगा, सिर्फ बोलता ही रहेगा, तो वो न तो कुछ नया सीख पाएगा और न ही उस पर काम करने का उसे समय मिलेगा। ज्ञान हमेशा सुनने और देखने से आता है, सिर्फ बोलने से नहीं। और ये भी एक सच्चाई है कि चाहे किसी की योजना कितनी भी अच्छी और फुल प्रूफ क्यों ना हो, जब कोई नया काम शुरू होता है तो शुरुआत में बाधाएं और हार का सामना करना ही पड़ता है। कोई भी सफलता एकदम सीधी रेखा में नहीं मिलती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब सामने अचानक से कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है या जब इंसान पहली बार बुरी तरह हार जाता है, तो वो क्या करता है? क्या शुरुआती बाधाओं के आते ही हार मान ली जाती है या डटे रहा जाता है? किताब इस बात पर सबसे ज्यादा जोर देती है कि लगन यानी परसिस्टेंस का दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। न तो टैलेंट लगन की जगह ले सकता है, ना शिक्षा और ना ही जीनियस होना। केवल और केवल लगन ही वो गुण है जो हार को जीत में बदलता है। जब प्रगति बहुत धीमी लग रही हो, जब चारों तरफ सिर्फ निराशा हो, तब केवल ये लगन ही इंसान को उस आखिरी बिंदु तक खींच कर ले जाती है जहां बड़ी सफलता उसका इंतजार कर रही होती है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो इतने सारे सिद्धांतों और कहानियों के बीच एक बात जो सबसे ज्यादा चमक कर बाहर आती है वो ये है कि इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में केवल एक ही चीज है जिस पर किसी भी इंसान का पूरा और 100% नियंत्रण है, और वो है उसके अपने विचार। बिल्कुल। जिंदगी को वास्तव में एक शतरंज की बिसात की तरह देखा जा सकता है। सामने बैठा विरोधी खिलाड़ी समय है। समय बहुत ही क्रूर खिलाड़ी है। वो अनिर्णय को या रुके रहने को कभी बर्दाश्त नहीं करता। अगर सही समय पर सही चाल नहीं चली जाएगी तो समय मोहरों को बिसात से हटा देगा। केवल अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करके एक निश्चित लक्ष्य बनाकर ही कोई भी अपनी वास्तविकता को अपने हिसाब से आकार दे सकता है। इस पूरी गहरी चर्चा के अंत में मैं एक बहुत ही गहरे विचार की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो इंसान के दिमाग की मानसिक टेलीपैथी और रेडियो स्टेशन वाली फ्रीक्वेंसी की अवधारणा से सीधे तौर पर जुड़ता है। हाँ, बताइए। अगर ये बात वैज्ञानिक रूप से सच है
कि हमारा मानव मस्तिष्क एक रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह लगातार विचारों को प्रसारित कर रहा है और ब्रह्मांड से विचारों को ग्रहण भी कर रहा है। तो ये गंभीरता से सोचने वाली बात है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने में ही सही, हम अपने आसपास के माहौल, अपने दोस्तों, दफ्तर के लोगों, न्यूज और समाज से किस तरह की नकारात्मक या सकारात्मक फ्रीक्वेंसी को अपने दिमाग में ट्यून कर रहे हैं। ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। चाहे वो सफलता हो या विफलता, वो असल में उसकी अपनी ही चुनी हुई और अनजाने में ग्रहण की गई उसी मानसिक फ्रीक्वेंसी का ही परिणाम हो। इस एक विचार पर गहराई से चिंतन करने से किसी को भी अपने आसपास के मानसिक वातावरण को चुनने और बदलने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिल सकता है। बिल्कुल। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। इसी चिंतन और इस सवाल के साथ हम आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस किताब ने सफलता के जिन प्रैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक कदमों को हमारे सामने रखा है, वे निश्चित रूप से कुछ नया सीखने और जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुमूल्य खजाना है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई इनसाइट्स के साथ। तब तक अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देते रहिए।